osmosis. It is the spontaneous flow of solvent molecule from pure solvent side to solution side through a semi-permeable membrane. ইহা হলো দ্রাবক অণুর বিশুদ্ধ দ্রাবক থেকে দ্রবণের দিকে সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেনের মধ্য দিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত चलन। अभी मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ये एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर को अभी एक सेमी पार्टिकल मेम्ब्रेन से हम दो पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। देखो ये हो गया हमारा सेमी पार्टिकल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इस साइड में हो गया क्या, सॉल्वेंट साइड, और ये है सॉल्यूशन। अभी देखो कंपेयर करेंगे क्या, कॉन्सेंट्रेशन को कंपेयर करेंगे। सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूट भी है, और यहाँ पे ओनली सॉल्वेंट। अभी सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कंपेयर करोगे तो जहाँ पे ओनली सॉल्वेंट है वहां पे सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में जितना सॉल्वेंट है उससे ज्यादा है। फिर से मैं बोलता हूँ, सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है, और यहाँ पे ओनली सॉल्वेंट है। अभी सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा है, जहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे है ज्यादा है, वहां से जहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है वहां पे वो मूवमेंट करे। तो it is the spontaneous flow of solvent molecule from pure solvent side to the solution side, that is from higher concentration of solvent to the lower concentration of the solvent। तो solution side में क्या है, solvent का concentration कम है, solvent में क्या है, solution का solvent का concentration ज्यादा है। तो यहाँ से यहाँ पे ये मूवमेंट हो रहा है। इस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये मेम्ब्रेन क्या होगा, ये मेम्ब्रेन इसका नाम है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब क्या है, इसके अंदर से सब कुछ नहीं जा सकता, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही सेमी परमेबल को पेनिट्रेट करके जा सकता है। सॉल्यूट मॉलिक्यूल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके नहीं जा सकता है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कौन सा चीज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कौन सा चीज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड इसका मूवमेंट हो रहा है, इसी को हम ऑस्मोसिस कहेंगे, ठीक है। that is that is from a higher concentration of solvent to lower
concentration of solvent. तो प्योर सॉल्वेंट जहाँ पे है वहां पे सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूशन जहाँ पे है वहां पे सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम है। अर्थात উচ্চ গাঢ়ত্ব থেকে নিম্ন গাঢ়ত্বের দিকে गतिशीलता। इसका एक परफेक्ट डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे, ऑस्मोसिस का जो एक परफेक्ट जो डायग्राम है वो भी ड्रॉ हम करेंगे। मेरा डायग्राम जस्ट लाइक लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो विंची का डायग्राम प्राइसलेस है, मेरा भी प्राइसलेस है। मतलब मेरा डायग्राम का प्राइस कुछ नहीं है यार, उनका प्राइस अनलिमिटेड और इनफिनिट। यहाँ पे हमने बोला क्या है, यहाँ पे हो गया क्या, ये हो गया सॉल्यूशन का हाइट, ठीक है। अभी ये थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ जाएगा तो सॉल्यूशन का हाइट इंक्रीज करेगा। सॉल्यूशन का हाइट इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, हाइट से ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। तो हाइट इंक्रीज करेगा मतलब ये इंडिकेट करता है क्या, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जा रहा है। तो क्या हो रहा है, सॉल्यूशन साइड में सॉल्वेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन था पहले उससे उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है और इसीलिए हाइट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। इसीलिए हमने बोला का लेवल ऑफ सॉल्यूशन राइजेस इन द फनल, ये फनल है, फनल ट्यूब, ड्यू टू ऑस्मोसिस ऑफ सॉल्वेंट। ऑस्मोसिस ऑफ सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ से जा रहा है, ठीक है। तो एच यहाँ पे एच हो जाता है क्या, एच हो जाता है हाइट, हाइट ऑफ सॉल्यूशन। बी हो जाता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, घनत्व, द्रवणের घनत्व। और जी तो मालूम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अभिकर्षज त्वरण।
ठीक है, ठीक है ना। हो गया ना। তাহলে আমরা কি বলছি যে দ্রাবকের অভিস্রবণের জন্য ফানেল টিউবে দ্রবণের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। उसके बाद हम चले आएंगे क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। अभिस्रवण चाप। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम इंडिकेट करते हैं पाई से। इसका सिंपल सिंपल एक स्टेटमेंट क्या है, पहले सुनो फिर लिखना। तो ऑस्मोसिस से पहले क्या होता है, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड में जाता है। तो इस मूवमेंट को प्रिवेंट करने के लिए उसके अगेंस्ट में एक प्रेशर अप्लाई होता है, उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। मतलब जो प्रेशर ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करता है वही होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जाता है, तो इस अगेंस्ट में मतलब ये हो गया सेमी पारमेबल मेम्ब्रेन, ये हो गया सॉल्वेंट, और ये हो गया सॉल्यूशन। अभी क्या होता है, यहाँ से यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है, तो मूवमेंट सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसके अगेंस्ट में जो फोर्स और प्रेशर अप्लाई होगा उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ से अप्लाई होता है, सॉल्यूशन साइड से अप्लाई होता है। तो सॉल्यूशन साइड से प्रेशर अप्लाई होगा ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए। तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, the hydrostatic no the hydrostatic pressure developed as a result of osmosis is a measure of osmotic pressure of the solution। इसका एक ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन भी है, तो हम क्या बोल सकते हैं, যে হাইড্রোস্ট্যাটিক চাপ অভিস্রবণের ফলে উৎপন্ন হয় তাহাই দ্রবণের অভিস্রবণ চাপের মাপক বা মাপা যায়, যাহা দ্বারা অভিস্রবণ চাপ মাপা যায়। তাহলে যে হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার অভিস্রবণের ফলে উৎপন্ন হয় তাহা দ্বারাই দ্রবণের অভিস্রবণ চাপ मापा যায়। ठीक है, अब इसका एक ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन भी है। तो ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन क्या है, हाँ हाँ सो जाओ, सोना अच्छा है। तो और द ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन क्या है, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर built up on the solution
which just stops the osmosis or movement of solvent molecule from pure solvent side to solution side. তাহলে যে হাইড্রোস্ট্যাটিক চাপ দ্রবণের উপর তৈরি হয়, যাহা অভিস্রবণকে থামিয়ে দেয় অথবা যাহা বিশুদ্ধ দ্রাবক থেকে দ্রবণের দিকে দ্রাবকের गतिशीलता के थामिए दें। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, क्या ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अभी हाइड्रो मतलब क्या मालूम है? हाइड्रो, हाइड्रो ये टर्म आ रहा है हाइड्रा से, मतलब पानी, वाटर। वाटर का केमिकल नाम क्या है? हाइड्रा और एक्वा। स्टैटिक मतलब क्या है? फिक्स्ड है। तो वाटर के ऊपर जो एक फिक्स्ड प्रेशर डेवलप करता है उसी को हम ऑस्मोसिस कहते हैं, जिसका काम क्या है? सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट वो प्रिवेंट करना और स्टॉप द मूवमेंट। इसीलिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब वाटर में जो प्रेशर, जो फिक्स प्रेशर डेवलप हो रहा है उसी को हम ऑस्मोसिस कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को इन शॉर्ट हम एसपीएम कहते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन शॉर्ट एसपीएम। ये हो गया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर, और यहाँ पे ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है। ये हो गया सॉल्यूशन, ये हो गया सॉल्वेंट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? द एक्सेस प्रेशर इक्वल टू osmotic pressure must be applied on the solution side to prevent osmosis
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, और ये डॉट 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 क्या, सॉल्यूट मॉलिक्यूल, और यहाँ पे ओनली सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहाँ से इस डायरेक्शन में जाता है, बट सॉल्यूशन साइड में ये जो एक्सेस प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ये क्या कर रहा है, सॉल्वेंट को यहाँ से इस डायरेक्शन में जाने के लिए ये प्रिवेंट कर रहा है। इसीलिए हमने लिखा क्या, द एक्सेस प्रेशर इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, बट यहाँ पे जो एक्सेस प्रेशर है यही ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो लिखबो कि যে অতিরিক্ত চাপ যাহা হলো অভিস্রবণ চাপ, অতিরিক্ত চাপ যাহা হলো অভিস্রবণ চাপ, ইহা দ্রবণের উপর প্রযুক্ত হওয়ার ফলে অভিস্রবণ বন্ধ হয়ে যায়। derivation of osmotic pressure, দেবরাজ যে ইশারাটা করলো, ওই ইশারাটা কেন করলাম তার কারণ হচ্ছে কি, মেঘা হঠাৎ করে ভাবলো যে আমি বারবার করে হেডিংটা চেঞ্জ করছি, তাই জন্য আমি হাসলাম। डेरिवेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, तो डिराइव करने के लिए हमको चाहिए क्या, वेंट ऑफ लॉ चाहिए। क्या चाहिए, क्या चाहिए हमको, वेंट ऑफ लॉ। ठीक है ना, वेंट ऑफ लॉ और ডাইলুশন, লঘুতার জন্য ভ্যান টপের সূত্র, লঘুতার জন্য ভ্যান টপের সূত্র। तो नंबर 1 क्या है, द ऑस्मोटिक प्रेशर, the osmotic pressure pi is pi of a solution is directly proportional to temperature when concentration remains same। অভিস্রবণ দ্রবণের অভিস্রবণ চাপ তাপমাত্রার সাথে সমানুপাতিক যখন গাঢ়ত্ব ধ্রুবক বা অপরিবর্তিত থাকে। pi is directly proportional to temperature, temperature in Kelvin scale। अब जब concentration, when concentration जिसको हम C से एक्सप्रेस करेंगे, concentration C is constant or same of solvent and solution। दूसरा क्या है, osmotic pressure pi is inversely proportional or osmotic pressure pi is directly proportional to concentration when temperature T is constant। तो यहाँ पे C हो गया क्या, concentration। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या है, अभी इसको हम नोट में लिखेंगे। कॉन्सेंट्रेशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन C is equal to number of moles
divided by volume in liter. तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल एन, ये हो गया V। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कॉन्सेंट्रेशन के साथ वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन है। V मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सेकेंड एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सेकेंड एक्सप्रेशन हमने पाई प्रोपोर्शनल सी लिखा। अभी मोल नंबर सपोज कांस्टेंट है तो वॉल्यूम जब वेरी करेगा, कैसे वेरी करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जितना हम बढ़ाएंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन उतना डिक्रीज करेगा। तो लिख सकते हैं therefore from equation 2 we can write pi inversely proportional 1 by v। ये c के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 by v if mole number is constant, if n is equal to mole number a constant। ये हो गया हमारा क्या इक्वेशन 3 हो गया। Now we can write ठीक है। अभी दूसरा वाला जो पहला वाला जो लॉ हमने लिखा, दूसरा वाला जो हमने लॉ लिखा हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे ये नीचे वाला हो गया ना। हाँ, तो पहला वाला जो लॉ हमने लिखा था वो वैन टॉप और गेल-लुसाक को कंबाइन करके फर्स्ट लॉ गेल-लुसाक वैन टॉप लॉ, सेकेंड लॉ ओनली वैन टॉप लॉ। अभी दो लॉ को हम कंबाइन करेंगे, combining the two laws, then we can write উপরিউক্ত দুটো সূত্রকে সমন্বয় করে পাই pi proportional T by V when concentration and temperature T both will vary pi proportional T by V ব্র্যাকেটের মধ্যে লিখব যখন গাঢ়ত্ব এবং তাপমাত্রা উভয়ই পরিবর্তনশীল হয়। Since C is equal to 1 by V, if mole number n is equal to 1, क्योंकि C मतलब n by V, n 1 कब हुआ जब मोल नंबर हमने 1 कंसीडर किया। अभी इस प्रोपोर्शनल साइन को हमको हटाना है, कैसे हटाएंगे, so pi is equal to RT by V where R is equal to a constant known as universal
गैस कांस्टेंट और मोलर गैस कांस्टेंट। ठीक है, আর একটা ধ্রুবক যাকে আমরা সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক বা মোলার গ্যাস ধ্রুবক বলি। और पाई v इक्वल टू RT, पाई v इक्वल टू RT। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 4। और in mole of solute present in V liter of solution, then equation 4 becomes pi v is equal to nRT। यहाँ पे देखो पाई v is equal to RT। अभी ले लो, सपोज जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम v है, ठीक है, उसके अंदर जो सॉल्यूट है उसका मोल नंबर n है, तब ये इक्वेशन 4 हो जाएगा क्या, पाई v इज इक्वल टू nRT। तो पाई v इज इक्वल टू RT कब होता है, जब n इज इक्वल टू 1 होता है। मोल नंबर जब 1 हो जाता है तो ये इक्वेशन ही ये हो जाता है। अभी मोल नंबर जब n ही होता है तो इक्वेशन 4 ऐसा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये इक्वेशन को हम आइडियल गैस जो इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो ये नोट के अंदर लिखेंगे, थर्ड ब्रैकेट स्टार्ट करके नोट के अंदर लिखेंगे क्या, पाई v इज इक्वल टू nRT is comparable with PV is equal to nRT। देखो पाई v is equal to nRT, PV is equal to nRT, ये PV is equal to nRT आइडियल गैस के इक्वेशन है। तो ये पाई को हम ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों कहते हैं, ये आइडियल गैस इक्वेशन से आया। आइडियल गैस इक्वेशन में देखो PV इज इक्वल टू nRT, जहां पे P हो जाता है प्रेशर, इसीलिए पाई को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। वाटर के ऊपर जो प्रेशर डेवलप होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मतलब एक फिक्स प्रेशर वाटर के ऊपर डेवलप होता है। जब ये इक्वेशन हमको मिला तब हमने आइडियल गैस इक्वेशन से कंपेयर किया, तब हमको कंक्लूजन में क्या हमने बोला, क्या ये पाई एक प्रेशर है लाइक दैट ऑफ आइडियल गैस। और बाद बाकी देखो v है, यहाँ पे भी v है, यहाँ पे n है, यहाँ पे n है। इसका मतलब इसका ये जो pv है पाई v के साथ इक्वल है। और ये और एक चीज हम लिख सकते हैं क्या, और पाई इज इक्वल टू n बाई v RT। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, P इज इक्वल टू n बाई v RT। तो ये P प्रेशर और ये पाई हो जाता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसको हम बाद में क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसे इसको डेवलप हो आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैसेर समीकरण। ठीक है, अभी n बाई v को हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, n बाई v कॉन्सेंट्रेशन। तो फिर से हम ये पार्ट चले आएंगे क्या, पाई इज इक्वल टू CRT, C क्या, कॉन्सेंट्रेशन। फिर से हम चले आएंगे C इज इक्वल टू n बाई v इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे हमको ये-लुसाक्स लॉ और वेंटॉप लॉ दोनों को कंबाइन करके हमको क्या मिला, हमको ये मिला ऑस्मोटिक प्रेशर। ये एक नोट है टू अंडरस्टैंड दैट
कैसे हमको ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सप्रेशन मिला टू अंडरस्टैंड, इसीलिए हमने आइडियल गैस इक्वेशन को पहले लिखा, रेफरेंस फ्रेम दिया इसको, तो ये हो जाएगा एक रेफरेंस फ्रेम। इसके साथ इसको जब कंपेयर करेंगे तब हमको समझ में आता है क्या पाई एक प्रेशर है, इसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अभी हमको मालूम है क्या ऑस्मोटिक प्रेशर वी नो, हमको क्या मालूम है पाई इज इक्वल टू सी आर टी, जहां पे पाई इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है कितना, इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है 2.46 ATM। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है 300 केल्विन। आर का वैल्यू कितना है, लीटर एटमॉस्फेयर यूनिट में है, लीटर एटमॉस्फेयर यूनिट में आर का वैल्यू होता है 0.082 लीटर ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। सी हो गया क्या कॉन्सेंट्रेशन और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ये हमको निकालना है, ये हमको निकालना है, तो हो गया क्या, और C इज इक्वल टू 80 पाई डिवाइडेड बाई 80, पाई का वैल्यू कितना है 2.46 ATM, आर का वैल्यू कितना है 0.082 लीटर ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स इनटू टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एटीएम एटीएम कट जाएगा, केल्विन इनवर्स केल्विन कट जाएगा, तो रह जाएगा क्या ओनली मोल इनवर्स। मोल इनवर्स ऊपर में चला जाएगा तो मोल हो जाएगा, तो मोल, और लीटर ऊपर में चला जाएगा तो लीटर इनवर्स, तो मोल पर लीटर, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या है मोल पर लीटर, तो सी हो जाता है क्या, अभी देखो 2.46 डिवाइडेड बाई 0.082 इंटू 300, ये मोल इनवर्स ऊपर चला जाएगा तो मोल हो जाएगा, लीटर ऊपर चला जाएगा तो लीटर इनवर्स हो जाएगा, तो मोल पर लीटर ये कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट है। यहाँ पे पॉइंट काटेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट काटेंगे तो ऊपर में 1000 चला आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 0 कट गया, यहाँ पे 1 0 और 1 0 कट गया। ठीक है, अभी भी 3 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 82 है, तो यहाँ पे 82 कट गया तो 1/10 हो गया, तो 1/10 मतलब 0.1 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर मतलब मोलारिटी। तो अभी हम लिखेंगे क्या, देयरफॉर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, द्रवणेर मात्रा বা शक्ति कितना हो गया 0.1 मोल पर लीटर। ठीक है, solutions which have same osmotic pressure known as isotonic or isoosmotic which has same osmotic, which have the same osmotic pressure, যে সকল দ্রবণের অভিস্রবণ চাপ সমান তাদেরকে আইসোটনিক বা
আইসোঅসমোটিক দ্রবণ বলা হয়। তো let us consider two solution। ধরা যাক দুটি দ্রবণ A and B and their osmotic pressure pi A and pi B। তাহলে ধরা যাক দুটি দ্রবণ A B এবং তাদের অভিস্রবণ চাপ পাই A পাই B। So pi A is equal to pi B for isotonic और isoosmotic solution। तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, ठीक है। पाई मतलब क्या हो गया, सी ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर टी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंटू आर टी। दोनों का आर टी सेम है, कट जाएगा, मतलब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, ठीक है। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन, तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, मतलब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो द ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट, दे हैव सेम কনসেন্ট্রেশন। উভয়েরই গাঢ়ত্ব বা দ্রবণের শক্তি একই। इसके बाद हम चले आएंगे का हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक। तो हो गया ना, आइसोटोनिक तो हो गया। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। hypertonic solution and hypotonic solution। ठीक है। A solution which have higher osmotic pressure than some other solution known as हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर मतलब ज्यादा, तो कोई एक सॉल्यूशन है, তাহলে লিখবো কি, যে সকল দ্রবণের অভিস্রবণ চাপ অন্যান্য দ্রবণের তুলনায় বেশি, যে সকল দ্রবণের অভিস্রবণ চাপ অন্যান্য দ্রবণের তুলনায় বেশি তাকে हाइपरटोनिक द्रवण बोले। इसका मतलब कोई एक सॉल्यूशन है, उसका एक ऑस्मोटिक प्रेशर है, उस ऑस्मोटिक प्रेशर से और एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है उसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। हाइपर मतलब ज्यादा और हाइपो मतलब कम। तो अभी ले लो, अभी हाइपोटोनिक को हम कहेंगे, ठीक है। A solution having lower osmotic pressure relative to some other solution is called hypotonic
সলিউশন। যে সকল দ্রবণের অভিস্রবণ চাপ অন্যান্য দ্রবণের তুলনায় কম তাদের हाइपोटोनिक द्रवण বলে। जिसका ज्यादा है वो हाइपर, जिसका कम है वो हाइपो। तो एक रेफरेंस सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन से जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा तो हो जाएगा हाइपर, जिसका कम होगा वो हो जाएगा हाइपो। ठीक है, अभी एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये एग्जाम्पल आता है और एग्जाम्पल को समझना बहुत ही जरूरी है। एक एक्सपेरिमेंट तो तुम लोग देख ही चुके हो। ग्रेप्स को ले लो, अंगूर जो होता है ना, उसको वो पानी के अंदर डालो, कुछ देर बाद ना वो फट जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन जिसके अंदर मैं ग्रेप्स को डाल रहा हूं, वो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर और वो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ग्रेप से ज्यादा है, तो वो सॉल्यूशन का जो पानी ग्रेप के अंदर चला जाएगा। अभी ग्रेप का जो लिमिट है, एक पानी को पकड़ लेने के लिए। सपोज 10 ml पानी ग्रेप्स के अंदर है, सपोज अभी पानी अंदर जाएगा तो वो फूलने लगेगा, स्वेल हो जाएगा। स्वेल होने के बाद वो फट जाएगा, क्योंकि अभी कॉन्सेंट्रेशन जितना उसको हजम करना था उससे ज्यादा होगा, और कम हो जाएगा तो वो सूख जाएगा। अभी इसका एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, द ऑस्मोटिक प्रेशर associated with the osmotic pressure associated with the fluid। फ्लूइड मतलब क्या है? फ्लूइड मतलब हम गैस को भी फ्लूइड कह सकते हैं, लिक्विड को भी फ्लूइड कर सकते हैं। फ्लूइड मतलब जिसका मूवमेंट का रेस्ट्रिक्शन बहुत ही कम है, उसी को हम फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड मतलब गैस भी होता है और लिक्विड भी होता है। ठीक है, फ्लूइड inside the blood cell is equivalent to that of 0.9% W by V। W by V मतलब 0.9 ग्राम मास है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 100 ml। इसका मतलब ये हो गया मास, ये हो गया वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम का रेशियो मिला के 0.9%, मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml है और उसमें सॉल्यूट कितना है? 0.9 ग्राम। ठीक है, सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन called normal saline solution and it is safe to inject intravenously। इसका मतलब क्या हो गया?
अभी ले लो কোনো একটা ফ্লুইডের লিখবো যে রক্তের কোষে উপস্থিত কোনো একটা ফ্লুইডের is equivalent to that of 0.9% W/V sodium chloride solution. মানে রক্তের কোষে কোনো একটি ফ্লুইডের অভিস্রবণ চাপ বলতে 0.9% W/V সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণের অভিস্রবণ চাপের তুল্যাঙ্ক, যাকে স্বাভাবিক স্যালাইন দ্রবণ বলে এবং যাকে সহজেই শরীরের মধ্যে ইনজেকশনের মাধ্যমে প্রবেশ করানো যায়। On the other hand, if we place the cell in a solution containing more than 0.9% W/V NaCl solution, water will flow out of the cells and they would shrink. इसका मतलब क्या हो गया? অন্যদিকে যদি কোষের দ্রবণে 0.9% W/V NaCl এর জলীয় দ্রবণ উপস্থিত থাকে, তাহলে কোষ থেকে জল বেরিয়ে যায় এবং कोष फेटे जाए। इसका मतलब क्या हो गया? ब्लड सेल में 0.9% से ज्यादा NaCl रहेगा तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए वहां से थोड़ा सा पानी निकल जाएगा। तो पानी निकलने के लिए ये क्या करेगा? फट जाएगा। तो फटेगा मतलब ही तो पानी निकल जाएगा। तो जब 0.9% NaCl से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तब क्या होगा? सेल फट जाएगा और वहां से पानी निकल जाएगा। ठीक है, अभी किसी और ऑपोजिट एंगल से देखो। अभी कॉन्सेंट्रेशन 0.9% W/V से कम होगा तब क्या होगा? सेल में पानी जाएगा। सेल में जब पानी जाएगा तो सेल फूल उठेगा, इट विल स्वेल। जब ज्यादा होगा तो सेल फट जाएगा, जब कम होगा तो सेल के अंदर पानी जाएगा, सेल का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो
गुब्बारा जैसा लगेगा, ठीक है। such a solution such a solution is called hypertonic, क्योंकि जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है। सॉल्यूशन में जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है तो इसलिए हाइपर। अभी इफ the salt concentration, if the salt concentration is less than 0.9% W by V, comma, the solution is called hypotonic solution. In this case, water will flow into the cell if placed this solution placed in the solution and they would swell যদি কোনো দ্রবণের মধ্যে উপস্থিত NaCl 0.9% W/V তুলনায় কম হলে তাকে আমরা বলতে পারি কি, যদি লবণের গাঢ়ত্ব 0.9% W/V দ্রবণের তুলনায় কম হয় তখন তাকে হাইপোটোনিক দ্রবণ বলে। এক্ষেত্রে জল কোষের মধ্যে প্রবেশ করে এবং কোষ ফুলে ওঠে। तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन जब कम होगा तब क्या होगा, पानी सेल के अंदर चला जाएगा तो सेल स्वेल करेगा। अभी कंसंट्रेशन जब ज्यादा होगा, सॉल्ट का कंसंट्रेशन 0.9% से ज्यादा होगा तो पानी सेल से निकल जाएगा और सेल क्या करेगा, श्रिंक करेगा, फट जाएगा, ठीक है। अभी इसके बाद चले आएंगे क्या, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का एक एग्जाम्पल। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल हम लिखेंगे अभी। natural semi permeable membrane, नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, बॉडी का जो स्किन है ना, ह्यूमन बींग्स का जो बॉडी, उसका स्किन ऑफ ह्यूमन बॉडी, प्लांट बॉडी, ह्यूमन बॉडी एंड प्लांट बॉडी, एक शेल। तो हम जो एग, जो फिश का जो एग होता है उसका बाहर जो लेयर है वो शेल, और जो नॉर्मल जो हम बॉयल करते हैं ना जो एग,
उसमें एक थिन वाला शेल है, वो सेल, ठीक है। पिग्स ब्लाडर, पिग्स ब्लाडर वो भी नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अभी आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन তাহলে কি হচ্ছে, মানুষ এবং উদ্ভিদের ত্বক, দেহকোষ, ডিমের কোষ, শুকরের ব্লাডার বা থলি, आर्टिफिशियल सेलोफेन, और जो चीज एग्जाम्पल एग्जाम में आता है, कॉपर, फेरोसाइनाइड, Cu2, एफिसिएन होल 6, ठीक है। তাহলে প্রাকৃতিক অর্থবেদ্য পদার্থ হচ্ছে কি, মানুষ এবং উদ্ভিদ দেহের ত্বক, কোষ, ডিমের কোষ, পিগের থলি, কৃত্রিম কি আছে, সেলোফেন আছে, कॉपर, फेरोसाइनाइड, Cu2, एफिसिएन होल 6। अभी इसके बाद एक प्रॉब्लम करेंगे यहाँ पे। A solution containing 8.6 gram urea in 1 liter was found to be isotonic with 0.5% W by V, मतलब weight by volume solution of an organic, non-volatile solution. Calculate the molecular weight of organic compound और सॉल्यूट। अभी यहाँ पे हमने क्या बोला, हमने बोला क्या, 8.6 ग्राम यूरिया मतलब सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्वेंट के अंदर जब डिसॉल्व होगा तो उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो किसके साथ इक्वल है, 0.5% W/V सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर वेट हमको निकालना है, ठीक है। तो यूरिया का जो ऑस्मोटिक प्रेशर वो हम पाई 1 पकड़ लेते हैं, और यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 पकड़ लेते हैं। तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, इसीलिए यहाँ ये आइसोटोनिक है। इसका मतलब पाई 1 इक्वल टू पाई 2। तो सॉल्यूशंस आर आइसोटोनिक माने उभয়ের গাঢ়ত্ব সমান, उभয়ের অভিস্রবণ চাপ সমান, उभয়ের গাঢ়ত্ব সমান। तो लिख सकते हैं क्या, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2। पाई 1 ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया
पाई टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ऑर्गेनिक 1। ठीक है, अभी पाई मतलब CRT, तो यहाँ पे C1RT इक्वल टू C2RT। तो C1 क्या है, C1 हो जाता है यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन, यूरिया जो सॉल्यूशन तैयार करता है उसका कॉन्सेंट्रेशन, और C2 जो ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व होकर जो सॉल्यूशन तैयार करता है उसका कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, अभी कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोल नंबर बाई वॉल्यूम, तो N1 V1 ये RT तो कट जाएगा, यहाँ पे N2 V2, तो N1 क्या हो जाता है, N1 हो जाता है यूरिया का वॉल्यूम, N1 N2 वॉल्यूम ऑफ, सॉरी मोल नंबर ऑफ यूरिया and the unknown organic compound, unknown organic solute। তাহলে N1 N2 হলো ইউরিয়া এবং অজ্ঞাত জৈব দ্রবের মোল সংখ্যা। ठीक है, तो अभी मोल नंबर मतलब गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास ऑफ यूरिया W1, मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया M1 इंटू वॉल्यूम V1, और यहाँ पे गिवन मास ऑफ अननोन ऑर्गेनिक डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास M2 वॉल्यूम V2। ठीक है, ये हो गया यूरिया का, और ये हो गया वो ऑर्गेनिक। अभी यूरिया का गिवन मास दिया हुआ है, यूरिया का गिवन मास दिया हुआ है, तो W1 यूरिया का गिवन मास कितना है, 8.6 ग्राम है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर मतलब 1000 ml। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट, यूरिया CONH2 ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो कार्बन 12 ऑक्सीजन 16, और यहाँ पे नाइट्रोजन 14 प्लस 2 हाइड्रोजन 14 प्लस 2 16, और 2 है इसमें, तो 2 इंटू 16 कितना हो गया, तो 32 प्लस 6, तो यहाँ पे 28 प्लस 32 मतलब 60 ग्राम पर मोल, ये यूरिया का मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अभी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड W2 उसका मास दिया हुआ है 0.5%, मतलब 0.5 ग्राम ऑर्गेनिक सैंपल है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसका वॉल्यूम 100 ml है, W2 100 ml है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट M2 हमको निकालना है। ठीक है, तो W1 है 8.6 ग्राम, M1 है 60 ग्राम पर मोल, V1 क्या है 1000 ml है, और यहाँ पे W2 कितना है 0.5 ग्राम, M2 कितना है निकालना है, V2 कितना है 100 ml है, तो यहाँ पे ml कट जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो M2 क्या होगा, तो यहाँ पे ग्राम ग्राम कट गया, तो ओनली ग्राम पर मोल इनवर्स रहेगा, तो M2 कितना है, M2 हो जाता है क्या 60 इंटू 0.5 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाई 8.6। यहाँ से ये पॉइंट को काटोगे तो नीचे 10 आ जाएगा,
और यहाँ पे इस पॉइंट को काटोगे तो ऊपर में 10 आ जाएगा, ये 10 कट जाएगा, तो कितना आता है 300/86। अब इसको डिवाइड करो तो इजीली चला आएगा। देखो 86 को 300 से डिवाइड करो, 3 256 हो गया, 4 6 4 पॉइंट से 0 लेंगे, यहाँ से 10 लेंगे, फिर एक 0 लेंगे तो 3.51, सॉरी 3.5 नहीं है, 30.51, 30.5 30.5 ग्राम पर मोल। कौन सा वाला? ये वाला M1 है, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 है। अभी नाइट्रोजन 14 और हाइड्रोजन 2, 14 प्लस 2 16, 16 इंटू 2 32। यहाँ पे 0.5 को काटेंगे तो 16, तो यहाँ पे तो 10 है ना, ये तो 300 है। यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे एक 10 है, तो ये 600 इंटू 5 3000, इसीलिए कैलकुलेशन गलत आ रहा था। 3000/86 30.5 ग्राम पर मोल, ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत है। देखो कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत है। 86 को 3000 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 258, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, अभी ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 344, यहाँ पे 6 आएगा, ये 5 हो जाता है, 12 से 5 निकलेंगे तो 7 पॉइंट देके 0 आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 34.8 आ जाता है। तो ये 30.5 नहीं है, 34.8 ग्राम पर मोल यहाँ पे है। कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम चले आएंगे क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस में क्या होता है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस जो अभी जो वाटर प्यूरिफायर जितना आता है ना, इसमें वो लिखा होता है ना RO। RO का मतलब क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब ऑस्मोसिस में जो होता है उसका उल्टा जो होता है उसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे। देखो ठीक है, अभी देख लो, तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, ये हो गया सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पे सॉल्वेंट है, यहाँ पे सॉल्यूशन है। तो जहाँ पे ओनली सॉल्वेंट रहता है वहां पे सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है कंपेयर टू सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाता है, इसको हम ऑस्मोसिस कहेंगे। सॉल्यूशन मतलब क्या है, सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। ठीक है, तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जाता है,
ये होता है ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा, इसका उल्टा। उल्टा मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट है उसका सेपरेशन होता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जब सॉल्वेंट की तरफ जाएगा तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट मिक्स हो जाएगा और सॉल्यूट सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाएगा। तो समुद्र का जो पानी है ना, सी वाटर, उसमें क्या होता है, बहुत सारा सॉल्यूट है, मिनरल्स है और पानी है। तो उसको हम क्या करते हैं, उसको रिवर्स ऑस्मोसिस करते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब सेपरेट करते हैं तो एक जगह पे सॉल्वेंट आता है मतलब पानी, और एक जगह पे सॉल्यूट आता है मतलब नमक। तो जो पानी है सॉल्वेंट आता है तो उसमें बहुत सारा इम्प्यूरिटी होता है। इसीलिए नियर टू द सी देयर इज अ ड्रिंकिंग वाटर कंपनी, मिनरल वाटर कंपनी। वहां पे जो पानी निकलता है उसमें बहुत सारा इम्प्यूरिटी है, तो उसको हम प्यूरिफाई करते हैं, उसका उससे हमको मिनरल वाटर मिलता है और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर मिलता है। और जहाँ पे हम सॉलिड को कलेक्ट करते हैं वहां पे बहुत सारा सॉल्ट है, उस सॉल्ट को हम सेपरेट करके क्या करते हैं, NaCl को निकालते हैं। इसीलिए क्या है, नियर टू द सी देयर इज अ सॉल्ट फैक्ट्री एज वेल एज मिनरल वाटर फैक्ट्री। पानी का भी फैक्ट्री है, सॉल्ट का भी फैक्ट्री। नॉट ओनली NaCl सॉल्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट हमको कहाँ से मिलता है, सी वाटर से मिलता है। तो जो रिवर्स ऑस्मोसिस है तो इसका मतलब क्या हुआ, वाटर को ट्रीटमेंट करने के बाद वाटर एक स्टोरेज टैंक में स्टोर होता है, ठीक है। वहां से थ्रू पाइप डिफरेंट प्लेसेस में वो जाता है। अभी ले लो वो पानी पाइप के थ्रू हमारे घर में आता है, उसको भी हम पंप से क्या करते हैं, ऊपर में कलेक्ट करते हैं। अभी वो पानी फिर सब नल खोलते हैं तो पानी आता है। अब पानी अभी वाटर प्यूरिफायर के अंदर से जाएगा, तो उस पानी में क्या है, वाटर है प्लस बहुत सारा सॉल्यूट है, बहुत सारा सॉल्ट है। अभी रिवर्स ऑस्मोसिस क्या करेगा, वो सॉल्ट को सॉल्वेंट से सेपरेट करेगा। करने के बाद जो पानी हमको मिलता है आफ्टर रिवर्स ऑस्मोसिस, उसमें क्या होता है, उसमें कोई टेस्ट ही नहीं है। टेस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि जितना जो सॉल्ट था ना सबको हमने सेपरेट कर लिया। इसीलिए RO से जो पानी निकलता है उस पानी का TDS मतलब टोटल डिजॉल्व सॉल्ट। तो RO रिवर्स ऑस्मोसिस के बाद जो पानी निकलता है, जो पानी हम पीते हैं, उसका कोई टेस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें सॉल्ट ऑलमोस्ट नहीं है। तो टोटल डिजॉल्व सॉल्ट TDS कितना होता है, 38। मतलब 1 लीटर में ओनली 38 मिलीग्राम सॉल्ट रहता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है, TDS कितना होना चाहिए, 150 टू 200। मतलब थोड़ा सा सॉल्ट ही तो लगेगा, जो हमारा शरीर के लिए जरूरत है। बट कितना रहता है, 38 और 20। 20-30 तो नेग्लिजिबल है। हमको हु रिकमेंड क्या किया, 150 टू 200 सॉल्ट होना चाहिए। सॉल्ट का टेस्ट भी आएगा और वो मिनरल्स, इट इज वेरी मच बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। बट वो नहीं होता है, इसीलिए वाटर प्यूरिफायर में RO को निकाल दो। क्या डालो, ओनली अल्ट्रा वायलेट फिल्ट्रेशन, UV फिल्ट्रेशन, वो ही डालो। क्योंकि RO डालने से क्या होता है, जो सॉल्ट हमको चाहिए वो भी निकल जाता है, जो सॉल्ट नहीं चाहिए वो भी निकल जाता है। अभी जो वाटर को प्यूरिफाई करने के मेंटेनेंस करने के लिए जो आदमी आता है, उनको बोलना चाहिए क्या, TDS 150 से 200 कर दो। बट RO मशीन में 150 नहीं आता है, 120 मैक्सिमम आता है। इसीलिए वो जो वाटर प्यूरिफायर है उसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड ओनली होना चाहिए। RO को RO का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वाटर जब ट्रीटमेंट होने के बाद जब आता है उसमें ऑलमोस्ट 99% बैक्टीरिया चला जाता है। तो ये वाटर प्यूरिफायर से हमको क्या मिलता है, जितना आयरन है वो तो सब निकल गया, क्योंकि
आयरन को फिल्टर करने के लिए एक एपरेटस है जहाँ पे आयरन डिपॉजिट होता है। कुछ टाइम बाद वो भी खराब हो जाता है क्योंकि इतना आयरन डिपॉजिट होता है। तो बॉडी में हमारा पास आयरन नहीं है क्योंकि पानी के अंदर भी आयरन नहीं है। ठीक है ना। तो अभी लिखेंगे देखो, तो रिवर्स ऑस्मोसिस में ये डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस में ये डायरेक्शन में चला जाता है। ठीक है, क्या अभी लिखने का बात तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम लिखोगे या नहीं लिखोगे। ठीक है ना, तुम लिखोगे या नहीं लिखोगे ये फॉर द नॉलेज और फॉर द इंफॉर्मेशन ये हमको चाहिए। क्योंकि हर टाइम जब मेंटेनेंस के लिए जो आदमी आता है ना, तो वो तो नहीं कहता क्या टीडीएस कितना है तुम्हारा पानी में, टीडीएस को इतना करो। टीडीएस इतना करना चाहिए, टीडीएस इतना करोगे तो बेनिफिशियल जो मिनरल ना वो बॉडी के अंदर जाएगा थ्रू वाटर। जो पानी हम पियेंगे ना, थ्रू मिनरल थ्रू वाटर वो मिनरल हमारा बॉडी में मेटल वो बॉडी में जाएगा। ठीक है। हाँ, हम मैंने तो क्या, मैंने तो जो आदमी आए आता है ना वाटर मेंटेनेंस करने के लिए, उसको मैंने बोला क्या टीडीएस को 150 कर दो, 150। तो टीडीएस आरओ मशीन में मैक्सिमम 120 आता है, इससे ज्यादा नहीं आता है क्योंकि वाटर का प्रेशर बहुत ही कम होता है। जो आरओ मशीन है ना उसमें वाटर का प्रेशर बहुत कम है। तो अभी रिवर्स ऑस्मोसिस को डालेंगे। Reverse osmosis occurs when a pressure greater than the osmotic pressure is applied to the solution. तो इसमें देखो क्या है, इसमें जो हमने प्रेशर अप्लाई किया वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है। तो ये हो गया हमारा पिस्टन। तो यहाँ पे जो प्रेशर हमने डाला तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, इसीलिए क्या हो रहा है, वाटर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाता,
कौन से तरफ से जाता है, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ जाता है। इसीलिए क्या होता है, सॉल्ट वाटर मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट सेपरेट हो जाता है। तो एक तरफ सॉल्वेंट जाता है और एक तरफ सॉल्ट। तो इस मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, ये हो गया सॉल्यूशन। अभी सॉल्यूशन से क्या होता है, सॉल्यूट सेपरेट हो जाता है, ओनली वाटर यहाँ पे कलेक्ट होता है। तो हमको जो वाटर मिलता है उसमें जो सॉल्ट है वो नेग्लिजिबल, हमको चाहिए 150 to 200 TDS, बट हमको मिलता है क्या 15 to 20। तो reverse osmosis occur when a pressure greater than the osmotic pressure is applied to the solution। রিভার্স অসমোসিস তখনই হয় যখন দ্রবণের উপর প্রযুক্ত চাপ, রিভার্স অসমোসিস তখনই হয় যখন দ্রবণের উপর প্রযুক্ত চাপ अभिश्रवण चापेर तुलनाয় बेशी। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ हो गया ना। ठीक है, तो यहाँ से तो प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर से जब ज्यादा होगा तभी रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। ठीक है, तो यूज क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज क्या है, it is used it is used for the desalination of sea water or getting fresh ड्रिंकिंग वाटर। सलाइन मतलब क्या होता है, बहुत सारा सॉल्ट रहता है पानी के अंदर। डीसैलाइनेशन मतलब बहुत सारा सॉल्ट को पानी से सेपरेट करना। তাহলে লিখবো কি, ইহার ব্যবহার লিখবো, সমুদ্রের জলকে ডিস্যালাইনেশন করে খাবার পানীয় জলের উপযুক্ত করা। সমুদ্রের জলকে ডিস্যালাইনেশন করে पानीय जलेर उपयुक्त करा। बट ये रिवर्स ऑस्मोसिस जब हम करते हैं क्या होता है, ज्यादा ही सेपरेशन हो जाता है, मतलब जितना सॉल्ट होना चाहिए उससे बहुत सारा सॉल्ट निकल जाता है। इसीलिए जब हम पानी पीते हैं उसका कोई टेस्ट ही नहीं है, टेस्टलेस वाटर हो जाता है। पानी को थोड़ा सा सॉल्टी होना चाहिए ना, बट हम जो पानी अभी पीते हैं उसका कोई टेस्ट ही नहीं है। अभी ट्यूबवेल, डीप ट्यूबवेल से जो हम पानी पियेंगे ना उसमें टेस्ट है और उसमें ज्यादा मिनरल्स है, तो वो हार्ड वाटर है। अभी जो पानी हम पीते हैं ना, जो प्यूरिफाइड से मिलता है वो सॉफ्ट वाटर है। सॉफ्ट वाटर मतलब जो लेदर और सोप्स का हम इजीली सोप से फॉर्म करता है। ठीक है, इतने देर तक हम छोड़ देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हम एबनॉर्मल पॉलीपेप्टाइड प्रॉपर्टी करेंगे, तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चे लोग, अभी यहाँ पे ही खत्म कर देते हैं।